A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the time management and paper presentation of English literature for class 12 ISC for their semester 2 exams. Okay, first thing is कि your paper is of 40 marks. It will be of 1.5 hours, means you will be getting some around 90 minutes. इस 90 minutes को आपको suggestions हम already पढ़ा चुके हैं. फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी वाला जो वीडियो था उसमें, तो उसके बाद these 90 minutes are to be divided into 3 parts. ओके, यही चलता रहता है पीडीएफ में. This 90 minutes is to be divided into 3 parts. First is your MCQs, जो बहुत छोटा सा पार्ट है, 8 ही है उसमें. Next is the 5 minutes for revision, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम हम बाइफरकेट नहीं कर पा रहे. करने को आप 10 minutes भी कर सकते हो. ओके, and this and the rest will be for the long answers. First is MCQs. I hope MCQs आपके 5 minutes में हो जाएंगे, क्योंकि you will already be getting some 10 minutes of reading time. और obviously इस reading time में आप कम से कम अपने MCQs के answers जो है वो solve कर चुके होंगे orally, plus इन्हीं 10 minute में जो कि excluded है इन 90 minutes से, इन 10 मिनट में आफ्टर MCQs के अलावा आपको अपने लॉन्ग आंसर्स भी फ्रेम करने हैं. ठीक, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप इनको फ्रेम करोगे ओरली कि आपको कौन से, ऑब्वियसली पूरा ही पेपर कंपलसरी, कुछ ऑप्शन तो उन्होंने नहीं दिया है. ओके, एंड जी जैसे इसमें यहाँ पर लिखा है यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो कोई बुक कुछ भी इसमें नहीं छोड़नी है, चाहे वो स्टोरीज हो, यू हैव टू स्टडी ऑल 3 स्टोरीज, दोनों पोएम्स, दोनों एक्ट. ठीक, फिर 10 मिनट्स वो वाले एक्सक्लूड हो गए, ये जो 10 मिनट्स से अब बचे 90 मिनट्स. 90 मिनट्स में मेरे 5 मिनट्स MCQs को टिक करके लिख लेने के लिए. माइंड में हमने सॉल्व ओरली कर लिया था. 5 मिनट्स विल बी गिवन फॉर दिस, 5 मिनट्स विल बी गिवन फॉर रिविजन, जो कि सबसे लास्ट में होगा, बट इसके लिए ये टाइम हम स्पेयर कर ही दे रहे हैं. और उसके बाद आफ्टर दिस 90 नाउ यू हैव 80 मिनट्स लेफ्ट. इन 80 मिनट्स में, मतलब जैसे ही आपका पेपर अराउंड अगर 2 बजे शुरू होता है तो 2:05 तक आपके MCQs खत्म होने चाहिए. और नेक्स्ट 80 मिनट्स में what you are supposed to do is कि अगर इतने बचे का है 80 मिनट्स है, तो सपोज यू हैव 8 लॉन्ग आंसर्स. ऑब्वियसली 8 ही लॉन्ग आंसर्स हैं. रुको, कैसे, ये कहाँ से देखा कि ये जो आपके 4-4 नंबर के ये वाले पार्ट्स थे, these 4-4 मार्क्स के, ये कितने सारे हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 एंड द लास्ट इज 8. तो ये सारे मेरे 8 लॉन्ग आंसर्स हो गए. तो डिवाइड फॉर 10 मतलब 10 मिनट्स, वो भी हम बहुत ज्यादा आपको दे रहे हैं, 10 मिनट, क्योंकि इन केस ऑन एन एवरेज आई एम टेलिंग कि इन केस आप किसी में 12 मिनट लगा दो, किसी में 8 मिनट लगा दो, किसी में 5 मिनट लगा दो, बट स्टिल ऑन एन एवरेज यू नो कि जितने भी बजे का आपका पेपर होगा आपको इतने टाइम, मतलब 8 लॉन्ग आंसर्स है, तो यू हैव टू फिनिश इट प्रायर. अगर 5 मिनट भी दे रहे तो आई वुड सजेस्ट यू कि गिव लास्ट के 10 मिनट जो आपको 10 मिनट दिए जाते हैं, उन 10 मिनट से पहले ही आप उसको खत्म कर लो. फिर भी आई एम टेलिंग यू टू गिव 10 मिनट्स फॉर ईच लॉन्ग आंसर. ठीक, 10 मिनट्स फॉर ईच लॉन्ग आंसर. और बहुत ज्यादा अगर उसको आप खींच भी रहे हो, मैक्सिमम इट शुड टेक 12 मिनट्स. 12 मिनट्स में अगर आपका ये जैसे 12 मिनट है, ठीक, मैक्सिमम आई एम सेइंग, आप फिर भी 10 मिनट्स ले रहे हो. 12 मिनट्स में अगर आपका एक लॉन्ग आंसर नहीं खत्म होता है, जस्ट लीव द पेन देयर ओनली, उसको छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. जैसे कि हमने आपको ऐसे राइटिंग में समझाया था कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका पूरा का पूरा पेपर ही मतलब छूट जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो रह जाएगा. MCQ सबसे पहले कर लेना, क्योंकि वो सबसे छोटा सा पार्ट है और उसमें 8 मार्क्स मिल रहे हैं. इट्स जस्ट कि हाँ, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कितनी बार आप उसको पढ़ोगे उतनी बार उसको रीड करो, जितने भी आपका टेक्स्ट वाला पार्ट है. ओके, आफ्टर दिस टाइम मैनेजमेंट, गिविंग
5 minutes for MCQs, 5 minutes for revision and 10 minutes for each of the long answers, जो 8 long answers हैं आपके। अब सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ये वाले पार्ट से। देखो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है टेंसेस है। इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट हमने नहीं लिया है क्योंकि आपको हमको इसी में ही समझाना है। बहुत सिंपल सी एक चीज समझना, दैट whenever you are using the tense, सबसे पहली चीज है कि क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में है, अगर क्वेश्चन आपका पास्ट टेंस में, आंसर इट इन पास्ट टेंस। अगर क्वेश्चन आपका प्रेजेंट टेंस में, आंसर इट इन प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, रेफरिंग क्लोजली टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन प्रोस्पेरो एंड फर्डिनेंड at the beginning of Act 4 of the Tempest, bring out Prospero's concern as a father। यहाँ पर obviously आपको पता चल रहा है that the question is in present tense, answer it in present tense। सब कुछ जो है आपका वो present में रहेगा, that yes he is concerned। ये नहीं लिखोगे that he was concerned, नहीं, खत्म नहीं हुई है वो चीज, वो present में ही है। ओके, हाउ डज Prospero prove, अगर यहाँ पर लिखा होता हाउ डिड Prospero prove, then you should have written it in past tense, but यहाँ पर भी वो चीज present में दी है, present tense में दी है, use your present tense itself। फिर referring closely to the short story, the sound machine describe the encounter between Klausner and Mrs. Saunders, how did it affirm his belief in his own invention। यहाँ पर did लिखा है, means this is past tense। तो conversation, क्योंकि ये स्टोरी है और ये भी जो चीजें ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन क्लॉजनर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं कुछ नहीं कर सकती इसका, क्लॉजनर एंड मिसेस सॉन्डर्स के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुई थी वो, और उसका जितना भी पार्ट था वो पूरा ही पास्ट टेंस में जाएगा क्योंकि यू आर एक्सप्लेनिंग अ स्टोरी। ओके, उसके बाद देन पेंट द कट विद आयोडीन विद रेफरेंस टू दिस लाइन, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लॉजनर, कि आप क्लॉजनर का अगर आपको कैरेक्टर स्केच बताना है तो आप कैसे बताओगे कि वो क्या है। ओके, डू यू सिंपथाइज विद हिम, कि आपको उसके साथ सिंपथी है या नहीं है, ये भी बताना है। तो दिस विल अगेन बी इन प्रेजेंट टेंस क्योंकि यहाँ पर आपके खुद के व्यूज पूछे गए हैं। ओके, और इसमें आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो दैट आई बिलीव और अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफरिंग क्लोजली टू द शॉर्ट स्टोरी सिंगिंग लेसन, रिलेट व्हाट बेसिल रोट इन हिज लेटर, द सिंगिंग, रिलेट व्हाट बेसिल रोट। यहाँ पर क्या पूछा गया है, पहली चीज यहाँ कंटेंट्स पूछे गए हैं और पास्ट टेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो जो उसने लिखा है, अगर आपको वो एज इट इज याद है तो आप उसको वैसे लिख सकते हो, नहीं याद है तो ये लिखोगे कि दैट बेसिल सेड दैट ही वाज नॉट अ मैरिंग मैन। ओके, फिर हाउ डू यू कंक्लूड अबाउट बेसिल फ्रॉम द टोन एंड वर्डिंग ऑफ द लेटर। बेसिल का यहाँ पर कैरेक्टर बताना है, तो दिस ऑल्सो यू कैन राइट इट इन प्रेजेंट टेंस कि वो कैसा इंसान है। सिर्फ ये आपको लिखना है कि मतलब यू हैव, यहाँ पर जब पास्ट टेंस पूछा है तो आप उसको उसी फॉर्म में लिखो, जब वहां प्रेजेंट में पूछा है तो उसको प्रेजेंट में लिखो। रेफरिंग क्लोजली टू द शॉर्ट स्टोरी बी वर्ड्सवर्थ, रिलेट टू lessons that the young narrator learned, again this will go in past tense, and how were these lessons relevant, again this is in past tense। ठीक, क्वेश्चन के टेंस को समझो और आंसर आप लोग उसी के अकॉर्डिंग ही करोगे। देन referring closely to the poem We Are the Music Makers, refer any two examples given by the poet which identify poets and singers as movers and shakers, तो you will write any टू एग्जाम्पल्स दिए, जब आपको दो एग्जाम्पल्स दिए तो यू कैन राइट इट इन पॉइंट्स इटसेल्फ, इट्स ओके। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको उसमें को पैराग्राफ में ही लिखना है। अगर उन्होंने 2 पॉइंट दिए तो फॉर अ नाइस नंबरिंग आप उसको 2 पॉइंट्स में लिख सकते हो। एंड कोशिश किया करो कि बुलेट्स के बजाय ये किया करो। ठीक है, हमेशा ये और ये वाले एरोज, ऊट पटांग, ये सब चीजें मत किया करो। ट्राई टू डू नंबरिंग इटसेल्फ, वो ज्यादा नाइस लगता है। Discuss how in the poem Dover Beach, Matthew Arnold reposes faith in love as a beam of hope। तो यहाँ पर भी ये दोनों चीजें मेरी प्रेजेंट में ही जा रही हैं, We Are the Music Makers में भी और इसमें भी। ओके, फिर
आफ्टर दिस टेंसेस नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट फॉर्म। अब इनडायरेक्ट फॉर्म की एक सिंपल सी चीज समझो, हम एक एग्जांपल देंगे आपको। जैसे बेसिल ने अपने उसमें क्या लिखा था, कैरेक्ट उसमें लिखा था उसने दैट आई एम नॉट अ मैरिंग मैन, ठीक, ये चीज उसने लिखी थी। तो whenever you will write this about him, please write it in इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट स्पीचेस आपने पढ़ी होंगी टर्म 1 में, जब आपने ट्रांसफॉर्मेशंस किए होंगे तब पढ़ा होगा उसको। तो क्या लिखोगे, दैट ही इज नॉट अ मैरिंग मैन, पूरा का पूरा उसका टेंस ही चेंज करके, सॉरी टेंस नहीं, उसका फॉर्म चेंज करके इनडायरेक्ट में बोल दो। ही सेड दैट ही डज नॉट लव मिस मेडोज। ओके, हर जगह आई नहीं होगा। आई क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी बात नहीं हो रही, मेरी बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। और ही यहाँ पर कौन है, बेसिल है। तो रिमेंबर इट दैट यू हैव टू राइट इट इन टू इनडायरेक्ट फॉर्म। ओके, उसके बाद क्या कहा गया, पैराग्राफ कहा गया। अब पैराग्राफ के लिए भी एक चीज समझो, दैट सपोज कि एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। सपोज ये वाला क्वेश्चन है, इससे पूछा गया है रेफरिंग क्लोजली टू द शॉर्ट स्टोरी डिस्क्राइब द एनकाउंटर बिटवीन क्लॉजनर एंड मिसेस सॉन्डर्स। ये बहुत बड़ा था, ठीक, डिवाइडेड इनटू 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। हाउ डिड इट अफर्म हिज बिलीफ इन हिज ओन इन्वेंशन। इसके कारण उसके खुद के जो उसने इन्वेंशन किया था साउंड मशीन का, उस पर उसको कैसे बिलीफ हुआ। तो डिवाइडेड इनटू टू मार्क्स, और ईच पॉइंट विल बी रिटन हार्डली ऑफ 5 लाइन्स, ठीक, एंड 5 लाइन्स। अब एक बहुत सिंपल सी इससे रिलेटेड एक चीज समझो, यहाँ पर समझा देते हैं, यहाँ पे स्पेस है। आपने जब डायरेक्टेड राइटिंग पढ़ी थी दैट वाज ऑफ 12 मार्क्स, ठीक, डायरेक्टेड राइटिंग जो आपने पढ़ी थी इट वाज ऑफ 12 मार्क्स। 12 मार्क्स की आपकी डायरेक्टेड राइटिंग थी, जिसमें आपको 200 से 250 वर्ड्स लिखने थे। इन वाले में कोई भी आपको स्पेसिफिक वर्ड्स तो दिए नहीं हुए। तो व्हाट यू कैन डू, अगर हम इसका हाफ भी कर देते हैं, सपोज कर लो 12 नंबर का है, अगर हम इसको 6 नंबर कर देते हैं, तो 6 मार्क्स वुड इंक्लूड सम अराउंड 100, ओके, टू 125 वर्ड्स, ठीक। अब ये समझो कि यू हैव टू कीप, अगर एक 4 मार्क्स का आंसर है, कीप योर आंसर्स विद इन 100 वर्ड्स। 100, या हम फिर भी कहते हैं कि अगर थोड़ा सा ज्यादा जाए तो चलो 125 वर्ड्स तक इसको खींच लो। क्योंकि जब हमने पेपर सॉल्व करवाया था तब हमने ये भी देखा था कि एक 8 नंबर का लॉन्ग आंसर भी बहुत बड़ा जा रहा था, और 20 नंबर का मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बट फिर भी ठीक ठाक जा रहा था। तो इस अकॉर्डिंग लो कि इफ बहुत बच्चों ने हमसे पूछा था कि हम 4 नंबर में कितना लिखेंगे, तो ऑन एन एवरेज जब आपको 6 नंबर में, जब सपोज करो कि उन्होंने एक आपको मार्किंग दी कि 12 नंबर में आपको 200 से 250 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक, दैट वाज इन लैंग्वेज डायरेक्टेड राइटिंग, और 20 नंबर का था तो आपको 350 से 400 वर्ड्स लिखने थे इन अ 20 नंबर ऑफ ऐसे। तो व्हेन यू विल राइट इट ऑफ 4 मार्क्स, जब आप 4 नंबर का लिख रहे हो तो उसको एज सिंपल 100 से 125 वर्ड्स तक ही रखो, बस दोनों पार्ट्स को मिला करके, ओके। और उसके बाद एक और चीज दी हुई है इसमें कि जैसे इसमें 2 पार्ट्स पूछे हैं साउंड मशीन में, डिस्क्राइब द एनकाउंटर बिटवीन क्लॉजनर and Mrs. Saunders. How did it affirm his belief in his own invention? इन दोनों के लिए you will change a paragraph. ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, ये वाला आपका सेकेंड पैराग्राफ है, ठीक। तो पैराग्राफ्स को उसको चेंज करना। उसके बाद देखो यहाँ पर भी जैसे सेकेंड में दिया है, देन paint the cut with iodine with reference to this closing line. What is your understanding of Klausner? 1, आपका ये वाला पार्ट कि ये जो उसने लाइन बोली थी आप उससे क्या समझते हो, ठीक, दैट इवन दो ही इज वेरी मच ऑब्सेस्ड विद साउंड्स, ही हैज अ sympathy with nature also, he has a love for nature, due to which even though he hit the tree with axe, still he wanted to undo the cut, and he wanted to paste the iodine on it so that the nature comes back to its original form. फिर
डू यू सिंपथाइज विद हिम, और उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट इसमें ये लिखोगे, तो इसमें यू व्हाट यू विल डू, यू विल चेंज द पैराग्राफ हियर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था पैराग्राफ के अलावा, कीवर्ड्स। अब देखो कीवर्ड्स के लिए भी यहीं पर ही हम जगह ढूंढ करके आप लोग को बता देने, whenever you will write some sort of keyword, जैसे कि लिखा हुआ है the rarer action, अभी सीरियसली मुझे ये चीज याद नहीं, बट हाँ यहाँ पे इसमें दी हुई है, मैं इसमें से कॉपी कर लूंगी। the rarer action is in virtue than in vengeance, यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, फर्स्ट में ही लिखा था आई गेस, हाँ, द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था, अब सपोज करो कि आपको ये वाली लाइन याद है, अच्छे से याद है, द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू, ये हम तब बता रहे हैं व्हेन यू विल राइट इट एज अ कोट, इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस। जब आपने ये वाला लिख लिया, अब दिस इज एज इट इज, अगर आपको याद है पुट इट इन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये किसी ने कहा है, प्रॉस्पेरो ने ये लाइन कही है, तो आप उसको उसकी स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमर्स विद ब्लैक पेन इसको लिख दोगे। ठीक, इन केस यू डोंट रिमेम्बर कि उसने एक्चुअली क्या कहा है, बट आपको ये याद है कि हाँ उसने ऐसा कुछ कहा था। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको अभी जब कोट्स वाला था, तो उसमें हमने एक और एग्जाम्पल दिया था, दैट क्लाउड केव्ड टार्स, जब उसने स्पिरिट्स को कंपेयर किया था कि ये सब भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, क्लाउड केव टार्स हो गए, होली टेम्पल्स हो गए। ठीक, इन सब से उसको कंपेयर किया था। उसके बाद क्या कहा था, द होल ग्लोब या द होल वर्ल्ड, जब इनसे उसने कंपेयर किया था। अब दिस इज नॉट टेक्स्ट की लाइन, दिस इज पैराफ्रेज वाली लाइन, जो आपको पता है कि हाँ इससे कंपैरिजन हुआ था, बट कैसे हुआ था या उसने कौन से एग्जैक्ट टर्म यूज किए थे वो अगर नहीं याद है, यू कैन राइट इट इन ब्लैक पेन, यू कैन अंडरलाइन इट लाइक दिस। आप उसको कीवर्ड्स को ऐसे अंडरलाइन, एम्फेसाइज करने का क्या मतलब है, जब हमने सजेशंस पढ़ाए थे इंग्लिश लिटरेचर की स्ट्रैटेजी में, तो हमने ये चीज बताई थी आपको कि आपको वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो एम्फेसाइज करना मतलब, एम्फेसाइज करना मीन्स यू हैव टू अंडरलाइन इट, आप उसमें शो कर दो कि हाँ ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, चाहे ब्लू से करो चाहे ब्लैक से करो। ब्लैक से इट वुड लुक नाइस क्योंकि ऑब्वियसली उसका इफेक्ट पड़ रहा है, बट इन केस आपका पेपर नहीं टाइम पर कवर हो पा रहा है, तब आप उसको ब्लू से ही कर दो, और ये आप तब लिखोगे। बट इसमें ये काम मत करना, ये जो आप डबल इन्वर्टेड कॉमर्स या इवन सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स है वो भी आप नहीं उसमें यूज करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किसी के द्वारा नहीं कही गई है, नॉट द टेक्स्ट पार्ट, ये पैराफ्रेज है जिसमें आप बता रहे हो कि हाँ यू नो कि किससे कंपेयर किया गया था, तो ऐसे करके इसको लिख सकते हो। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स दैट हैव बीन डन अबाउट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम। उसके अलावा लैंग्वेज की भी कुछ चीजें थी जो हम आपको बता दे रहे हैं यहीं पर ही, जैसे हमने ये चीज बोली थी कि ये वाला एंड और ये वाला एंड मत यूज करना, लिटरेचर का पेपर है ढंग से दो, ये वाला एंड यूज करना। अगर आपकी लाइंस, जैसे मान लो कि अगर आपका पैराग्राफ है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है, आपको दूसरा पैराग्राफ शुरू करना है, तो आप यहाँ से नहीं यहाँ से ही शुरू करोगे। मतलब ये नहीं कि एक पूरी लाइन छोड़ दी हमने, ऐसा मत करना, नेक्स्ट से शुरू करना। और हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि हर एक क्वेश्चन आप नए पेज से शुरू करोगे, तो ये होता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं कि अगर मान लो कि जैसे मान लो कि ये मेरा एक पेज में आया है, तब हम इसको बी को नए पेज से शुरू करेंगे। मान लो कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका थर्ड पेज के एकदम स्टार्टिंग में यहीं पर ही खत्म हो गया है, तो ये थोड़ी ना कि हम ये वाला पूरा पेज ही ब्लैंक छोड़ देंगे, नहीं, कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन डाल करके आप उसको यहाँ से शुरू कर सकते हो, इट्स ओके। बट यहाँ ये चीजें आप नए पेज से शुरू करो। अगर यहाँ आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो रहा है, या ये फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर ऊपर ऊपर खत्म हो गया, सेम पार्ट यू कैन डू फ्रॉम द सेम पेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसको आप न्यू पेज से शुरू कर दो, न्यू पेज से शुरू करो। और अगर जगह बची है तो यहाँ पर जो है सेम पेज से इसको शुरू कर देना,
बट हाँ, एक और चीज लैंग्वेज के भी एग्जामिनर्स लैंग्वेज में भी दी हुई थी कि इन केस आपका जो जैसे पेपर है वो जहां पर भी खत्म हो रहा है तो उसके बाद बोला गया था कि आप कुछ लाइंस छोड़ देना। सपोज आपका पेपर यहाँ पर मतलब जो आपका आंसर है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है, लीव एट लीस्ट 3 लाइन्स, 1 2 3, 3 लाइनें छोड़ दो तब करो। लास्ट की लाइन पर मत करना। जैसे यहाँ पर ये नहीं कि पेपर खत्म हो रहा है तो हम यहीं पर ही कर दें, लास्ट की लाइन पर मत लिखना। कोशिश करना कि 1 2 लाइनें छोड़ करके, 2 लाइन छोड़ करके आपका पेपर वहां खत्म हो, नहीं हो तो चेंज द योर पेज फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। ठीक यहीं से ही अपना नेक्स्ट पेज शुरू कर देना और मार्जिन से स्टिक करके लिखना, यहाँ से स्टिक करके लिखना। ये नहीं, कुछ कुछ बच्चे मतलब हमने ऐसे भी कॉपीज देखी हैं इवन अपने टीचिंग करियर में, जहां पर ये होती है मार्जिन और लाइनें कहां से किसी की यहाँ 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 ये ऐसे ऐसे करके आपकी मार्जिन जा रही। तो स्टिक टू दिस मार्जिन व्हेन यू विल ड्रॉ द लाइन। ओके, ब्लू और ब्लैक पेन का सिर्फ यूज करना, उसके अलावा कोई ऊटपटांग पेन मत यूज करना। आई होप इतनी सी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इफ देयर समथिंग यू हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव यू द आंसर इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। अब टाइम नहीं है कि हम एक और वीडियो बनाए। ओके, कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम एंड जस्ट बी योर बेस्ट। थैंक यू।